tRNA, और यहाँ पे आपका बाइंड है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1B, सॉरी 1A, ठीक है। तो ये आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, इसके साथ आपका इंटरेक्ट कर रहा है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, ठीक है, जो आपका जीटीपी के साथ में लिंक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B जीटीपी जो है ये आपका इंटरेक्ट करेगा फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में। तो इट इंटरेक्ट विद दी फैक्टर बाइंडिंग साइट, फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में ये इंटरेक्ट करने के बाद में जीटीपी जो है इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो जीटीपी इज़ कन्वर्टेड इनटू जीडीपी प्लस पीआई। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जीटीपी जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जीडीपी प्लस पीआई, और जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो एनर्जी है उसको यूज़ करेंगे फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 1A एज वेल एज आपका इनिशिएशन फैक्टर 5B जो है ये जीडीपी फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स बचा है तो यहाँ पे सिर्फ ये mRNA, राइबोसोम और उसके ऊपर आपका ये इनिशिएटर tRNA जो है ये बाउंड है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया आपका ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इसका ये A साइट, ठीक है, उसके बाद ये आपका E साइट और ये आपका P साइट जहाँ पे आपका इनिशिएटर tRNA जो है ये बाउंड स्टेट में है, ठीक है। अब जो आपके पास में ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इसको हम भेजेंगे किसके लिए, इलोंगेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे इलोंगेशन स्टार्ट होगा। तो इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन में आप अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करते हो, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में ही सारे फैक्टर्स को लिखा है, ठीक है। तो जो आपका इलोंगेशन है इसमें यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1α, ठीक है। तो 1α जीटीपी ये जो है ये आपका फंक्शन करता है एज लाइक ऑफ प्रोकैरियोटिक फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टेम्परेचर अनस्टेबल जीटीपी फॉर्म, जिसका काम होता है अमीनो एसिड tRNA को रिक्रूट करना। दूसरा होता है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1β गामा, और 1β गामा जो है ये इसका काम होता है इलोंगेशन फैक्टर TS की तरह, जो आपका गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपके पास में जो टेम्परेचर अनस्टेबल दैट इज इलोंगेशन फैक्टर TU जो है ये आपका अगर जीडीपी फॉर्म में इसको जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका, आपके इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल का। तो यूकैरियोट में इसका फंक्शन कर रहा है 1β गामा। उसके बाद में यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर सेकेंड जीटीपी ये आपका ट्रांसलोकेस का काम करता है। तो इलोंगेशन फैक्टर जीटीपी ये जो है ये आपका ट्रांसलोकेस का काम करता था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट में हमें ये सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका अमीनो एसिड tRNA को रिक्रूट करने के लिए, और ये आपको लगेगा किसके लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलोंगेशन। बाकी जितनी जो भी प्रोसेस हमने प्रोकैरियोट में पढ़ी
वो प्रोसेस आपका प्रोकैरियोट की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद में इलोंगेशन आप कब तक करोगे, जब तक आपके पास में टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाता, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन अगर आता है तो हमारा ट्रांसलेशन एंटर करेगा किसके लिए, टर्मिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में यह है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन जो है इसमें हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 जो होता है, इट रिकॉग्नाइज UAG, UGA एंड UAA, ठीक है। तो आपका यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये बिलोंग करता है क्लास 2 से, और ये आपका यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है ये क्लास 1 से बिलोंग करता है। तो क्लास 1 फैमिली से आपका ये बिलोंग करेगा, तो ये आपका है क्लास 2 वाला, ठीक है। यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 2 जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3 यहाँ पे आपको दिखेगा, बट रिलीजिंग फैक्टर 2 जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की टर्मिनेशन अगर आपको पढ़ना है, तो टर्मिनेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो आपके पास में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है, इसके पास ये पी साइट पे अब पेप्टाइडल टीआरएनए प्रेजेंट होता है, बराबर। तो ये आपका पेप्टाइडल टीआरएनए, उसके बाद ये आपका ई साइट, और ई साइड पे आपका अनलोडेड टीआरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ए साइट है, एक्सेप्टर साइट, ये आपका वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पे आ गया टर्मिनेशन कोडॉन, दैट इज़ UAG आया होगा, UGA आया होगा, या फिर UAA आया होगा, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन अगर है तो ये आपका साइट जो है ये वैकेंट हो गया, यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड टीआरएनए इंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिक्रूट होगा आपका रिलीजिंग फैक्टर 3, ठीक है, जो लिंक होता है GTP के साथ में, और ये आपका यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है इसका काम होता है आपके रिलीजिंग फैक्टर 1 को रिक्रूट करना एट टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टर्मिनेशन कोडॉन जो है, यहाँ पे आपका जो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 है इसको रिक्रूट किया जाएगा। जैसे अपन ने प्रोकैरियोट में पढ़ा था कि एंटीकोडॉन की तरह रिसेंबल करता है, ये SPF फैक्टर इसके पास में होता है। तो SPF जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो आपका कोडॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे होता है GGQ सीक्वेंस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये रिलीजिंग फैक्टर्स जो है ये बाइंड होते हैं कहाँ पे, आपके ए साइड पे, तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में इंटरेक्ट करेगा। फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में अगर ये इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे GTP का हाइड्रोलिसिस होगा इनटू दी GDP प्लस PI, और इस केस में आपका यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये GDP फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। प्रोकैरियोट में पढ़ा था कि आपका पहले रिलीजिंग फैक्टर जो है ये क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर एंटर करते हैं, उसके बाद में जो आपका क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर है
वो एंटर करता है, वो भी जीडीपी फॉर्म में एंटर करता है। और जैसे ही आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी ऑन हो गया, पेप्टाइड आपका रिलीज हो गया, उसके बाद में आपका जो जीडीपी है उसको रिप्लेस किया जाता है विद द जीटीपी। तो जीटीपी अगर आपके रिलीजिंग फैक्टर 3 के पास में आ गया तो उसकी एफिनिटी क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर के लिए कम हो जाती है, तो रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2 आपके डिसोसिएट हो जाएंगे और उसके बाद में आपका जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा अलग है, तो ये आपको पॉइंट थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे जीटीपी फॉर्म में एंटर कर रहा है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट रिलीजिंग फैक्टर 3 एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये डिसोसिएट हो गया। अब फाइनली हमारे पास में बचा है रिलीजिंग फैक्टर 1। ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस की एक्टिविटी को ऑन करेगा। ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है इट एक्टिवेट पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस सेंटर। ठीक है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेंस सेंटर को एक्टिवेट करने के बाद में आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये आपका डिसोसिएट हो गया। ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन डिसोसिएट हो गया, एन टर्मिनल, ये आपका सी टर्मिनल। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपका डिसोसिएट होने के बाद में अब जो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 आपके पास में बचा है, ठीक है, तो इसको आपको डिसोसिएट करना है। उसके बाद में आपको राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम का अगर पेप्टाइड बाहर निकल गया है तो आपके पास में अब राइबोसोम के सारे टीआरए अनलोडेड है। ठीक है, तो इस केस में हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम है उसका रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, तो राइबोसोम रिसाइकलिंग जो है इसके लिए हमारे पास में एक फैक्टर होता है, दैट इज RLI1। ठीक है, RLI1 जो है ये जब आपका रिक्रूट होता है तो आपका रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो ये डिसोसिएट होने के बाद में आपका राइबोसोम जो है इसका डिसअसेंबली स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास में 60S 40S, उसके बाद mRNA, ठीक है, और tRNA, ये सारे फैक्टर जो है आपके इनका डिसअसेंबली हो जाएगा। और जो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था तो वो यहाँ पे आपका काम नहीं करता। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर जो है उसका काम कर रहा है आपका RLI1 फैक्टर। ठीक है, अपने प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है इसका रिसाइकलिंग के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर GB पढ़ा था और राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर भी पढ़ा था। ठीक है, तो आपका जो टर्मिनेशन है इसके बाद में राइबोसोम रिसाइकलिंग। ठीक है, तो राइबोसोम रिसाइकलिंग होता है टर्मिनेशन के बाद में, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट हमने फैक्टर्स अलग पढ़े। यूकैरियोट में सिर्फ RLI1 जो है यही फैक्टर आपका क्या करता है, डिसअसेंबली करता है आपके राइबोसोम का। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि राइबोसोम का अगर रिसाइकलिंग करना है तो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, उसके बाद में इलॉन्गेशन फैक्टर G पढ़ा था और सबसे लास्ट में आ रहा था अपना इनिशिएशन फैक्टर 3। तो ये सारे फैक्टर जो है ये आपके प्रोकैरियोट्स में पढ़े थे, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सिर्फ एक ही फैक्टर आपका काम करता है, दैट इज RLI1। ठीक है, यहाँ पे आपके ना ही ट्रांसलोकेशन वाला, जैसे अगर अपन इलॉन्गेशन फैक्टर G के साथ में कंपेयर करते यूकैरियोट का, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, इलॉन्गेशन फैक्टर 2 पढ़ना चाहिए ट्रांसलोकेशन के लिए। बट यहाँ पे आपका
ट्रांसलोकेशन जो है, ये ट्रांसलोकेशन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इन दिस वे आपका जो यूकैरियोट है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसलेशन जो है, इसके बाद अपन बात करते हैं अभी कि नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोटीन जो है ये यूकैरियोट्स में एक ही mRNA से कैसे सिंथेसिस होते हैं। तो सबसे पहले कि जो आपका 3' एंड होता है, ये 3' एंड के ऊपर आपका पॉली ए टेल प्रेजेंट रहेगा, और पॉली ए टेल जो है इसके साथ में बाइंड होते हैं आपके पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये पॉली ए टेल के साथ में बाइंड करेंगे। उसके बाद 5' कैप बाइंडिंग प्रोटीन होता है आपका इनिशिएशन फैक्टर 4E, पढ़ा था अपने यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। ई रिक्रूट करता है जी को, और जी जो है ये आपका इंटरेक्ट करता है आपके किसके साथ में, इट इंटरेक्ट विद दी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। तो ये आपका 3 के साथ में इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका राइबोसोम का जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे रिक्रूट होता है। ए जो है ये ए के साथ साथ हमने पढ़ा था कि ए आपका बी के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो बी आपका हेलिकेज होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिमूव करता है। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है आपके 5' एंड के ऊपर ई, जी, ए एंड बी का, ये इंटरेक्ट करते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ में, जिसकी वजह से 3' एंड 5' एंड आपका एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो सर्कुलराइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक mRNA जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाय रिपीटिंग द साइकिल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 30S आएगा। 30S कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके 5' एंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो ये आपका मान के चलो कि यहाँ पे आपके ये अलग अलग प्रोटीन्स बाइंड है, ठीक है। ये अपन ने इनिशिएशन फैक्टर 3, 1, 5, 2 एंड 1B पढ़ा था। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये रिक्रूट होगा कहाँ पे, आपकी 5' कैप के ऊपर। रिक्रूट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी आपका ये जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग स्कैनिंग अपन उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आपका ATP डिपेंडेंट जो आपका प्रोसेस होता है स्कैनिंग का, तो अपन AUG के लिए उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में जैसे ही आपका tRNA जो है ये आपका यहाँ पे tRNA होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका मिथ्योनिल tRNA AUG के साथ में इंटरेक्ट करता है, आपके 1, 5 और जो 2 है इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, वो वहाँ से डिसोसिएट होते हैं। सारे आपके एडिशन फैक्टर डिसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपका 60S आएगा और ये आपका 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये आपका क्या करेगा, अभी ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेगा। ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट होता है तो ये आपका कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन आपका यहाँ पे है 3' एंड की तरफ। टर्मिनेशन कोडॉन आने के बाद में आपका पेप्टाइडिल चेन रिलीज होगा, राइबोसोम का डिसअसेंबली हो जाएगा। बट जैसे ही ये राइबोसोम आपका आगे बढ़ता है तो फिर से आपका जो इनिशिएशन कोडॉन है या आपका जो 5' साइट है ये फ्री हो जाता है। तो वहाँ पे फिर से आपका क्या होता है, दूसरा 43S जो आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो रिक्रूट होगा। तो बार बार नंबर ऑफ 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 5' एंड के ऊपर रिक्रूट होते जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होते जाएगा। तो एक ही mRNA के ऊपर अपन ने क्या किया है, नंबर ऑफ राइबोसोम को लोड किया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो इनिबिटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनिबिटर के ऊपर 4 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इनिबिटर्स में हमारे पास में फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन जो है यह आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिबिटर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपका ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है और ये बाइंड होता है कहाँ पे, आपके ए साइट के साथ में। तो ए साइट ऑफ 30S सब यूनिट जो है इसके साथ में ये
बाइंड करेगा, और ए साइट अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो आपका जो अमीनासाइल टीआरएनए है ये रिक्रूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाइग्रोमाइसिन बी, ये आपका प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी आपका ए साइट को ही ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये भी आपका ए साइट को ब्लॉक करेगा। उसके बाद में पैरोमाइसिन, ये आपका ए साइट पे जो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन होता है 30th सब यूनिट का, तो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन को ये आपका प्रिवेंट करता है, यहाँ पे जो एरर रेट है इसको बढ़ाता है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि थर्टी सब यूनिट जहाँ पे भी है वहाँ पे डिकोडिंग सेंटर होता है, और कोडॉन एंटीकोडॉन जहाँ पे इंटरैक्ट होता है आपका, वहाँ पे डिकोडिंग सेंटर उसको चेक करता है। तो डिकोडिंग सेंटर जहाँ पे है या कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे आपका पैरोमाइसिन जाके बाइंड हो जाता है। पैरोमाइसिन अगर आपका वहाँ पे बाइंड हुआ तो वो आपका फिडिलिटी में इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से एरर रेट जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये आपका राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ये अपने दोनों निकाले हैं, ठीक है। ये है आपका ए साइट, ये आपका पी साइट, ठीक, और ये है आपका ई साइट। ये है आपका डिकोडिंग सेंटर, ठीक है ना। ए साइट जो है इसको इनिबिट कर रहा है आपका टेट्रा साइक्लिन, हाइग्रोमाइसिन, और डिकोडिंग सेंटर को इनिबिट कर रहा है आपका पैरोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद में क्लोरमफेनिकॉल, ये आपका इनिबिट करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर ऑफ 50S, ठीक है। तो इट इनिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर तो क्लोरमफेनिकॉल जो है ये आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर जो 23S के पास में होता है उसको ये इनिबिट करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये प्यूरोमाइसिन जो है इट रिसेंबल विद लाइक दी अमीनोसाइल टीआरएनए, ठीक है। और ये भी आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर जो है इसको एक्टिवेट करता है और आपके पेप्टाइड चेन जो है उसको टर्मिनेट करता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो प्यूरोमाइसिन जो है ये आपका अमीनोसाइल टीआरएनए की तरह रिसेंबल करता है, ठीक है, और ये आपका चेन टर्मिनेशन करता है। तो ये आपका प्यूरोमाइसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेन टर्मिनेशन, ठीक है। ये आपका ए साइड के साथ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ए साइड के साथ में बाइंड करेगा एज लाइक ऑफ अमीनोसाइल टीआरएनए, जैसे आपका टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लोड होता है। उसके बाद नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन,
इरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका पेप्टाइड एग्जिट टनल जो होता है 50 सब यूनिट का, उसको ये ब्लॉक करता है, ठीक है। तो पेप्टाइड एग्जिट टनल जो है, जहाँ से आपका पेप्टाइड बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपका पेप्टाइड बाहर निकला, ये आपका टीआरएनए, ठीक है। तो ये आपका एन टर्मिनल है और ये इनिबिट करता है किसको, आपके पेप्टाइड एग्जिट टनल को, ठीक है। तो इरिथ्रोमाइसिन के बाद में फिसेडिक एसिड जो EFG की तरह रिसेंबल करता है, तो ये आपका ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करेगा। उसके बाद में थायोस्ट्रेप्टॉन, ये आपका इनिबिट करता है फैक्टर बाइंडिंग साइट ऑफ 50S सब यूनिट। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे था इरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट कायरोमाइसिन जो इलोंगेशन फैक्टर TU की तरह रिसेंबल करता है, ठीक है। तो कायरोमाइसिन अगर इलोंगेशन फैक्टर TU की तरह अगर रिसेंबल करेगा तो इट प्रिवेंट द कन्फॉर्मेशनल चेंज एसोसिएट विद द GTP हाइड्रोलिसिस एंड देयरफॉर EFTU रिलीज, ठीक है। तो ये आपका EFTU की तरह रिसेंबल करेगा, आपके टीआरएनए के साथ में बाइंड हो जाएगा, बट ये आपका जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है GTP हाइड्रोलिसिस के बाद में उसको प्रिवेंट करता है। और अगर EFTU आपका रिलीज ही नहीं होगा तो हमने पढ़ा था कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है GTP हाइड्रोलिसिस होने के बाद में अकोमोडेशन। तो अमीनो टर्मिनल एंड जो है उसको आपको रोटेट करना पड़ता है फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में राइसिन एंड अल्फा सार्सिन जो है ये आपका केमिकली मॉडिफाइड RNA होता है इन फैक्टर बाइंडिंग सेंटर ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। तो ये आपका जो राइसिन एंड सार्सिन है ये RNA जो आपके फैक्टर बाइंडिंग सेंटर में प्रेजेंट है लार्ज सब यूनिट के, जैसे आपके पास में लार्ज सब यूनिट में होते हैं 23S, उसके बाद में 5S। तो जो RNA का पोर्शन आपके फैक्टर बाइंडिंग साइट में प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई करने का काम करता है राइसिन एंड अल्फा सार्सिन, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फैक्टर बाइंडिंग साइट जो है इसको इनिबिट कर रहा है कौन, थायोस्ट्रेप्टॉन, राइसिन एंड अल्फा सार्सिन, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट को इनिबिट करेंगे। उसके बाद डिप्थीरिया टॉक्सिन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके इलोंगेशन फैक्टर TU जो है इसको मॉडिफाई करते हैं और इसके फंक्शन को इनिबिट करते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर TU का काम होता है अमीनो एसिड टीआरएनए को रिक्रूट करना, तो इसको ये इनिबिट करेगा इन यूकैरियोट ओनली, ठीक है। उसके बाद में साइक्लोहेक्सामाइड जो आपका यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है और ये आपका पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज सेंटर जो है 60S सब यूनिट का इसको इनिबिट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका साइक्लोहेक्सामाइड जो रहेगा ये भी पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज को इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग अपन ने यहाँ पे इनिबिटर्स की बात की। ये जो आपके इनिबिटर्स है ये जो आपके अलग अलग इनिबिटर्स है इसमें से कोई भी एक इनिबिटर के ऊपर
2 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका इनिबिटर्स का जो टेबल यहाँ पे दिया है वो टेबल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है 2 या 4 मार्क के लिए। उसके बाद में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है ये प्यूरोमाइसिन के ऊपर आ चुका है। तो प्यूरोमाइसिन एंड पैरोमाइसिन में कन्फ्यूजन होता है। पैरोमाइसिन जो है ये आपका डिकोडिंग सेंटर को क्या करता है, इनिबिट करता है, उसके साथ में बाइंड होता है, जिसकी वजह से आपका जो एरर रेट है डिकोडिंग सेंटर का वो बढ़ जाता है। वो आपके करेक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो प्यूरोमाइसिन जो है इट रिसेंबल विद दी अमीनो असाइल टीआरएनए, और अमीनो असाइल टीआरएनए की साथ में अगर ये रिसेंबल कर रहा है तो आपका जो प्यूरोमाइसिन है ये सिर्फ क्या करेगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जब ऑन होगी तो पेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन करेगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका प्यूरोमाइसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिबिटर्स। उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ केस में यूकैरियोट्स में अपन भले ही बोलते हैं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक कंसेप्ट आपको यूकैरियोट में दिखाई नहीं देता। मतलब एक एमआरएनए के ऊपर आपके पास में 2 ORF आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ORF1 एंड ORF2 ये जो आपका कंसेप्ट है ये सिर्फ आपको कहाँ पे दिखाई देता है, ओनली इन द प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में कभी भी आपको मल्टीपल ORF वाला कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मल्टीपल ORF वाला कंसेप्ट आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपका जो ORF1 एंड 2 होता है इसके पास रिस्पेक्टिव क्या होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। तो आपका ORF2 जो है इसके पास में भी इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन रहेगा। यूकैरियोट्स में कहीं कहीं पे आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखने को मिलता है, बट वो ट्रूली पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होता। ये जो आपका फर्स्ट ORF है ये लेस देन 10 अमीनो एसिड के लिए होता है। तो लेस देन 10 अमीनो एसिड के पेप्टाइड को ये सिंथेसिस करता है। तो इसको अपने क्यों रखा है, तो इसको रखा है आपके ORF2 के ट्रांसलेशन के लिए। तो इनिशियली क्या होगा कि जब आपका 5 प्राइम कैप के साथ में आपका ट्रांसलेशन मशीनरी बाइंड होगा तो ये आपका राइबोसोम बाइंड हो गया, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ORF2 आ गया। तो ORF2 का ये इनिशिएशन कोडॉन, तो ये इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन ऑफ ORF2। तो आपका ये टर्मिनेशन कोडॉन है ऑफ ORF1, ठीक है। तो जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आता है तो टर्मिनेशन कोडॉन पे डिसअसेंबली स्टार्ट हो जाता है। बट मोर देन 50% केस में मोर देन 50% ट्रांसलेशन के केस में जब फर्स्ट आपका ORF का ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट होता है तो
इट रिटेन 40 एस सब यूनिट। ठीक है, तो आपका जैसे फर्स्ट ORF का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया तो वो क्या करता है 40S जो हमारा कॉम्प्लेक्स था उसको रिटेन करेगा, जो एंटर करेगा कहाँ पे आपके ORF सेकेंड में। तो ORF सेकेंड में यहाँ पे आपका वो एंटर करेगा तो tRNA अमीनो असाइल tRNA जो है ये रिक्रूट होगा, इनिशिएशन कोडॉन के साथ में बाइंड होगा और फिर से आपका ट्रांसलेशन जो है ORF सेकेंड का ये इनिशिएट होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ ORF2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ORF2 जो है इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए हमने क्या रखा है, ORF1 को रखा है, बट ये पॉलीसिस्टोनिक नहीं है क्योंकि ये जो पेप्टाइड है ये 10 अमीनो एसिड से भी छोटा होता है, जो हमारे कोई भी काम का नहीं होता, इसका बाद में अपन डिग्रेडेशन कर देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ वायरसेस, वायरस के केस में अगर अपन एग्जांपल देखते तो वायरस के mRNA के पास 5 प्राइम कैप नहीं होता। ठीक है, तो 5 प्राइम कैप अगर वायरल mRNA के पास में अगर नहीं है तो फिर यूकैरियोटिक सेल में विदाउट 5 प्राइम कैप आप ट्रांसलेशन को इनिशिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 5 प्राइम कैप जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है इनिशिएशन फैक्टर 4E, ये अपन ने पढ़ा है। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E 5 प्राइम कैप को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद में G आता है, उसके बाद में A आता है, उसके बाद में B आता है और फिर वो इंटरेक्ट करते हैं आपके 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। बट वायरस के पास में 5 प्राइम कैप नहीं होता, तो इसके पास में mRNA के ऊपर ऐसा कौन सा सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए इन यूकैरियोट्स। तो इट पोजेस इंट्रिंसिक राइबोसोमल एंट्री साइट IRES, इंट्रिंसिक राइबोसोमल एंट्री साइट IRES जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, और 4G अगर आपका डायरेक्ट इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकता है। 4G अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो 4G जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये होता है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के पास में। ठीक है, तो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है, और इनिशिएशन फैक्टर 3 रिकॉग्नाइज इनिशिएशन फैक्टर 3 इंटरेक्ट करता है 4G के साथ में। तो आपका जो mRNA है इसके ऊपर अगर इंट्रिंसिक राइबोसोमल एंट्री साइट अगर है तो डायरेक्ट आप ट्रांसलेशन विदाउट 4E स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कि IRES जो है ये फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। सेकेंड मैकेनिज्म है कि इट रिसेंबल लाइक अमीनो असाइल tRNA। तो ये अमीनो असाइल tRNA की तरह रिसेंबल करता है, मतलब आपके पास अगर ये tRNA की तरह आपका IRES सीक्वेंस रिसेंबल कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका IRES है, और ये अगर आपका tRNA की तरह रिसेंबल कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से आप ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये आपका बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में आपका जो ट्रांसलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका इंट्रिंसिक राइबोसोमल एंट्री साइट होता है ये tRNA की तरह रिसेंबल करता है या फिर ये रिक्रूट करता है किसको 4G को, और उसके बाद में ट्रांसलेशन आपके यूकैरियोटिक सेल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
नॉनसेंस मीडिएटेड डिके, नॉनसेंस मीडिएटेड डिके जो है आपका, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये 5 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड, ये आपका इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है, और ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन। बीच में आपके नंबर ऑफ एग्जॉन्स थे जिसको अपन ने ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका एग्जॉन होता है तो ये आपका फर्स्ट एग्जॉन जिसको रिकॉग्नाइज करता है आपका एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है आपके एग्जॉन के जंक्शन को। तो ये आपका एग्जॉन फर्स्ट था, ठीक है, ये एग्जॉन सेकेंड है और ये एग्जॉन थर्ड, तो ये एग्जॉन फोर्थ जिसको अपन ने इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को बाहर निकाला और एग्जॉन को ज्वाइन किया। राइबोसोम जो है ये यहाँ पे बाइंड है, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे बाइंड है और ये अभी आपका ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा, माइग्रेट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपका राइबोसोम टर्मिनेशन कोडॉन की तरफ माइग्रेट हो रहा है तो एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका जंप होता है। कहाँ पे? जैसे राइबोसोम उसके पास में पहुंचा तो ये जंप करता है नेक्स्ट जंक्शन के ऊपर। राइबोसोम आपका फिर से उस कॉम्प्लेक्स के पास में आ गया तो ये अभी फिर से नेक्स्ट जंक्शन के ऊपर जंप करेगा। तो इन दिस पे जैसे जैसे राइबोसोम आपका एग्जॉन जंक्शन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी आते जाता है वो नेक्स्ट जंक्शन पे जंप करते रहता है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, अगर आपका ये बीच में ही आ गया तो ये आपका 3 प्राइम एंड, ये आपका 5 प्राइम एंड, ये आपका पहला इनिशिएशन कोडॉन था और ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन था, ठीक है। ये एग्जॉन जंक्शंस है आपके, ठीक है। अब देखो कि राइबोसोम आपका यहाँ पे है और एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जो है तो ये आपका राइबोसोम और बीच में यहाँ पे आपका टर्मिनेशन कोडॉन आ गया, ठीक है। ये आपके टर्मिनेशन कोडॉन से, ठीक है। एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे है। अगर टर्मिनेशन कोडॉन आपका बीच में अगर आता है तो एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जो है अलॉन्ग विथ यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 क्या करता है? देखो, राइबोसोम जो है ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन बीच में आने के कारण एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच ही नहीं रहा। आपका ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ तक ट्रांसलेशन हो रहा है टर्मिनेशन कोडॉन तक, और उसके बाद में जो आपका राइबोसोम है ये आपका डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन बीच में आ गया। तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक माइग्रेट करेगा, बट एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास में पहुँच ही नहीं रहा। एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स के पास में अगर ये नहीं पहुँच रहा तो इसका मतलब क्या? एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स आपका बहुत देर तक एग्जॉन जंक्शन पे ही आपका प्रेजेंट है, वहाँ से वो जंप नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में एग्जॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद दी यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 ये एक्टिवेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटीन्स को, ठीक है। तो ये आपका UPF123 UPF123 जो है इसमें से 3 जो है ये एक्टिवेट करता है आपके डीकैपिंग एंजाइम्स को और डी पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स को, ठीक है। तो ये आपका UPF
1 2 3 जो है ये आपके बाइंड हो जाएंगे राइबोसोम के साथ में, और UPF 1 2 3 जो है ये अगर राइबोसोम के साथ में अगर बाइंड होते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिवेट करेंगे इसको डीकैपिंग एंजाइम को। डीकैपिंग एंजाइम जो है ये आपका बाइंड हो जाएगा कैप के साथ में, और पॉलीएडिनाइलेशन जो एंजाइम है ये आपके बाइंड हो जाएंगे 3' एंड के साथ में, ठीक है। 3' एंड और 5' कैप आपका रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपका जो राइबोसोम है इसका डिसअसेंबली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3, और उसके बाद में क्या होगा कि राइबोसोम का डिसअसेंबली अगर हो गया, आपका 60S 40S बाहर निकल गए, mRNA आपका बाहर निकल जाएगा। mRNA अगर आपका बाहर निकला तो mRNA का पॉली ए टेल को आपने रिमूव कर दिया, 5' कैप को आपने रिमूव कर दिया जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसको प्रिवेंट करता था। यहाँ पे आपके रिक्रूट होंगे नंबर ऑफ एक्सोन्यूक्लियस इंक्लूडिंग XRN1 जो आपका 5' टू 3' डायरेक्शन में क्या करता है, 1 बाय 1 सारे न्यूक्लियोटाइड्स को बाहर निकलता है। ये आपका एक्सोसोम कॉम्प्लेक्स जो आपके 3' टू 5' डायरेक्शन में क्या करेगा, आपके mRNA को डिग्रेड करेगा। तो ये आपका 3' टू 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, और इसका आपका 5' टू 3' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। इन दिस वे नॉनसेंस अगर कोडॉन बीच में अगर आता है आपके mRNA में बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो यहाँ पे आपका जो mRNA उसको डिग्रेड किया जाएगा, और जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन को भी अपन क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नो गो मीडिएटेड डीके। नो गो मीडिएटेड डीके जो है इसमें ये आपका 5' कैप और ये आपका 3' है। 5' कैप और 3' एंड जो है 5' टू 3' डायरेक्शन में आपका राइबोसोम माइग्रेट कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीज़न ये आपका यहाँ पे स्टॉल हो गया। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक अमीनो असाइल tRNA जो है इसका नंबर बहुत कम है या अपसेंट है, अमीनो एसिड ही नहीं है तो आपको बीच में आपका वो स्टॉप हो गया। उसके बाद में आपका mRNA जो है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, जैसे अपन ने बोला कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर बीच में आ गया तो आपका राइबोसोम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर राइबोसोम वहाँ पे अगर स्टॉप होता है तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होता है आपके डोम 34, ठीक है। तो डोम 34 एंड HBS1 ये जो आपके फैक्टर्स है ये आपका रिलीजिंग फैक्टर 1 की तरह फंक्शन करता है, और ये रिलीजिंग फैक्टर 3 की तरह फंक्शन करता है। दोनों भी रिक्रूट होंगे। रिक्रूट होने के बाद में ये आपका HBS1 जो है ये GTP का हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। तो GTP इज कमिंग टू GDP प्लस PI, और फाइनली आपका जो HBS1 है
ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। HbS1 आपका अगर डिसोसिएट होता है तो डोम 34 जो रिलीजिंग फैक्टर 1 की तरह काम कर रहा था, ये क्या करेगा, पेप्टाइड को रिलीज करेगा, पेप्टाइड को रिलीज करेगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आएगा RLI1, ठीक है। RLI1 आएगा, पेप्टाइड आपका रिमूव हो गया है, ठीक है, पेप्टाइड आपका रिमूव हो गया है। RLI1 का काम होता है डिसअसेंबली ऑफ राइबोसोम, और उसके बाद में फिर से आपके पास में जो mRNA है इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका XRN1, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको क्लीव करेगा। यहाँ पे आपके पास में दूसरा एक्सोसोम जो होता है ये भी आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, आपके mRNA को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो नो गो मीडिएटेड डिके है इसमें डोम 34 एंड HbS1 जो है ये आपके काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नॉन स्टॉप मीडिएटेड डिके। नॉन स्टॉप मीडिएटेड डिके जो है इसमें ये आपका 5 प्राइम कैप और ये आपका पॉली ए टेल। अगर फॉर एग्जांपल जो टर्मिनेशन कोडॉन था उसमें म्यूटेशन हो गया, टर्मिनेशन कोडॉन में अगर म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन एट टर्मिनेशन कोडॉन, तो इस केस में आपका जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है या राइबोसोम है ये आपका पहुंच जाएगा कहाँ तक, तो ये आपका पहुंच जाएगा आपके पॉली ए रीजन में, ठीक है। पॉली ए रीजन में अगर आपका ये राइबोसोम एंटर करता है तो इस केस में पॉली ए मतलब ट्रिपल ए कोडॉन, एंड ट्रिपल ए कोडॉन अगर अपन यहाँ पे ट्रिपल ए कोडॉन की अगर अपन बात करते तो ट्रिपल ए कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीलाइसिन सीक्वेंस, ठीक है। तो आपका ये पॉलीलाइसिन सीक्वेंस जो है इसका सिंथेसिस होगा। पॉलीलाइसिन सिंथेसिस जो है इट इज़ अ सिग्नल फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये सिग्नल होता है डिग्रेडेशन के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिक्रूट होता है स्काई 7 जो रिक्रूट करता है आपके एक्सोसोम को एट 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो स्काई 7 जो है ये एक्सोसोम को रिक्रूट करेगा एट 3 प्राइम एंड, एट 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, ठीक है। उसके बाद आपका जो डोम 34 एंड आपका HbS1 जो अपन ने पिछले इसमें फैक्टर्स पढ़े, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे और एक फैक्टर जैसे अपन ने पढ़ा था RLI1 जो डिसअसेंबली करता है, डिसअसेंबली होने के बाद में फाइनली आपका XRN1 एंड एक्सोसोम ये जो है
ये mRNA का डिग्रेडेशन करेंगे, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द mRNA डिग्रेडेशन। प्रोटीएज जो होता है ये पॉलीलाइसिन को रिकॉग्नाइज करेगा, तो इट रिकॉग्नाइज्ड पॉलीलाइसिन, ठीक है, और ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा आपके प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका नॉन स्टॉप मीडिएटेड डिके। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में तो पॉली ए टेल नहीं होता, तो उस केस में अपन पढ़ेंगे कि tmRNA और SSR1 mediated decay, sorry, रेस्क्यू ऑफ राइबोसोम। जैसे अपन बोलते कि ये आपका mRNA है, और mRNA जो है इसके ऊपर ये आपका इनिशिएशन कोडॉन था, राइबोसोम यहाँ पे लोड हुआ, ट्रांसलेशन कंटिन्यू चलेगा कब तक, जब तक आपका टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाता। बट फॉर एग्जांपल आपके पास में टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन कोडॉन अगर नहीं है तो राइबोसोम आपका इस एंड तक पहुंच जाएगा, बट वहाँ से वो आपका रिसाइकल्ड नहीं हो सकता, वहाँ से डिसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि टर्मिनेशन होने के बाद राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर आता है और वो उसका क्या करता है, डिसोसिएशन डिसअसेंबली करता है। यहाँ पे पेप्टाइड चेन का आपका टर्मिनेशन हुआ ही नहीं है, तो इस केस में राइबोसोम अटक जाएगा कहाँ पे, सबसे लास्ट वाले एंड में, ठीक है। तो जो आपका mRNA है इसके सबसे लास्ट वाले एंड में ये आपका पॉज हो जाएगा, पॉज स्टेट में यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका अगर आपको रेस्क्यू करना है, इसको आपको डिसोसिएट करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिक्रूट होता है आपका (457) न्यूक्लियोटाइड का tmRNA, जिसको अपन SSR1 फैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। tmRNA क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट रिसेंबल लाइक tmRNA, तो ये आपका tRNA की तरह रिसेंबल कर रहा है, और ये रिसेंबल कर रहा है किसकी तरह, आपके mRNA की तरह, ठीक है। तो ये आपका mRNA, ये आपका tRNA, mRNA के पास में पॉली एलानिन के कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये आपका tmRNA, ठीक है, जो एलानिन की को यहाँ पे रिक्रूट करता है, तो ये यहाँ पे एंटर करेगा। फाइनली आपके पास में जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या करेगा, पॉली एलानिन रेसिड्यू को यहाँ पे ऐड करेगा, तो ये आपका पॉली एलानिन रेसिड्यू को ऐड कर पॉली एलानिन अमीनो एसिड को ऐड करेगा, और जो आपका mRNA होता है या आपका tmRNA है, इसके पास में सबसे लास्ट में होता है ये टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ये आपका स्ट्रक्चर, जिसमें ये सबसे एंड में क्या रहेगा, आपका टर्मिनेशन
कोडॉन रहेगा और ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में कंटिन्यूशन में ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये टीआरएनए एज वेल एज एमआरएनए की तरह रिसेंबल करता है। फाइनली आपका ज्वाइन हो जाता है किसके साथ में, आपके राइबोसोम के साथ, ए साइड के साथ में। तो ये एंटर करता है राइबोसोम के ए साइड पे। नॉर्मली जो आपका टीएमआरएनए है, इसका साइज़ अगर अपन देखते हैं तो टीएमआरएनए का साइज़ नॉर्मल अमीनो एसिड टीआरएनए से बहुत बड़ा होता है। तो जब आपका नॉर्मल ट्रांसलेशन चल रहा है तो उस केस में आपके ए साइट का ग्रूव इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पे टीएमआरएनए आपका एंटर कर सके। बट अगर राइबोसोम आपका स्टॉल हो गया है एट द 3' एंड ऑफ एमआरएनए बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द नॉनसेंस कोडॉन, तो उस केस में आपका जो ए साइड है वहाँ पे मेजर ग्रूव आपका डेवलप होता है और वो टीएमआरएनए को क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ट्रांसलेशन है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका जीन रेगुलेशन है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।